अब ये और बात है कि मैं खुद ही उस तक पहुंच गया और मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। वो शायद ज़िंदगी में पहली बार पखेशिया आई है, इसलिए उसका ख्याल था कि उसे यहाँ कोई नहीं जब पहचानता होगा। लेकिन मेरे पास केजीबी के सरकर्दा एजेंटों की फ़ाइल मौजूद है। ज़ाहिर है जब फ़ाइल में मिस्टर कानो जैसी खूबसूरत एजेंट की तस्वीर हो तो उसे गौर से देखे बगैर नहीं रहा जा सकता। वो दरअसल मेरे ज़रिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी ख्वाहिश के एहतराम में उसे चीफ से मिलवा दिया। लेकिन जब वो मेरे साथ कार में बैठकर आ रही थी तो मैंने उसके जूते से T30 लगा दिया था। बस मेरे जूते को सिर्फ एक लम्हे के लिए मखसूस अंदाज में उसके जूते से टकराना पड़ा और T30 उसके चमड़े से बने हुए जूते में जज़ब हो गया। अब ये T30 से निकलने वाली शुआओं का कमाल है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ स्क्रीन पर इसका जुराब के अंदर छुपा हुआ पैर भी नज़र आने लगे। इमरान ने जवाब दिया और जवाना ने सर हिला दिया। वैसे आपने इसकी निगरानी और ताक़ब के लिए वाकई अनोखा अंदाज़ अपनाया है, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इन रूसी एजेंटों को नहीं जानते, ये इंतहाई काया होशियार और तेज़ होते हैं। अब भी इसे मुसलसल यही परेशानी होगी कि आखिर इसका ताक़ब क्यों नहीं किया जा रहा, और तुम देखना कि वो अपनी रहायशगाह तक पहुँचने में कितनी टैक्सियाँ बदलेगी और कितने रास्तों पर ख्वाम घूमती फिरेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, अगर वो इस कदर काया और ज़हीन है तो क्या आपके इस ड्रामे पर यकीन करेगी कि यूसुफ ही चीफ है? जवाना ने होंठ चबाते हुए कहा। वो तो ज़हीन औरत है, कोई आम आदमी मिज़ार है, इस अहमकाना ड्रामे पर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ उसे ज़हनी तौर पर उलझाना था ताकि वो इस बात से उलझी रहे कि मेरा इस ड्रामे से क्या मकसद हो सकता है, और इस उलझन पर ज़ाहिर है वो अपने पत्ते शो कराने पर मजबूर हो जाएगी। इमरान ने जवाब दिया। आपको तो मेरे ख्याल में काफ़ी देर यहाँ रहना होगा, इसलिए मैं चले आऊँ, जवाना ने कहा। ओ, तुम भी अब मिस्टर कानो की तरह अक्लमंद होते जा रहे हो। जोसेफ से भी कह दो कि वो राना हाउस की हिफाजती निज़ाम आन रखे। हो सकता है रात को मिस्टर कानो अपने साथियों समेत अंदर घुसने की कोशिश करे, इमरान ने कहा, और जवाना सर हिलाता हुआ तहखाने से बाहर की तरफ मुड़ गया, जबकि इमरान की नज़रें बदस्तूर स्क्रीन पर जमी हुई थीं। दूसरी तरफ नाकूफ एक कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के आसार नुमाया थे। पाकुसू की कॉल मिलने के बाद वो होटल शेरटन से फौरी तौर पर दारुल-हुकूमत के मज़ाफ़ात में वाक़या एक इलाक़े सराजपुर में शिफ्ट हो गया था। यहाँ उसने एक कोठी नुमा मकान जहली नाम से ख़रीदा हुआ था और उसे किसी मुश्किल तरीन वक्त के लिए अपने पूरे ग्रुप से बिल्कुल खुफिया रखा था। मकान में न सिर्फ 2 कारें मौजूद थीं बल्कि ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें भी पहले से मौजूद थीं। लेकिन जब से वो इस कोठी में आया था उसका सारा वक्त सख्त एज़तराब और बेचैनी में गुजर रहा था। एक लिहाज से वो बिल्कुल ही बेबस और तना सा होकर रह गया था। दुकानों के साथ उसका कोई राब्ता ना रहा था। रेड डॉट और ग्रांड मिशन से वो पहले ही अलहदा हो चुका था। अब होटल से यहाँ शिफ्ट होने के बाद तो दुकानों का यहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल था। पिकासो ने जिस अंदाज में उसे एनो की दी हुई रिपोर्ट सुनाई थी, इस अंदाज से ही वो पिकासो के तर्ज को बाखूबी समझ गया था। लेकिन वाकई गलती उससे हुई थी कि उसने मुकामी आदमी रास्कर से ज़्यादा खुलकर बातें कर ली थीं। उस वक़्त तो उसके ज़हन के किसी गोशे में भी ये ख्याल ना था कि कभी उसे इस बेतकल्फ़ाना गुफ्तगू की वजह से इस तरह नदामत उठाना पड़ेगी। लेकिन अब वो वक़्त गुजर चुका था और नाकोफ मुसलसल यही सोचे जा रहा था कि वो कब तक दुकानों का इंतज़ार करता रहेगा। वो ख़ुद भी कुछ करना चाहता था, लेकिन फिर उसे दुकानों का ख्याल आ जाता। न जाने दुकानों क्या कर रही थी। हो सकता है उसकी हरकत में आने से उसकी किसी प्रोग्राम में खलल पड़ जाए। वो दुकानों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ था। अगर वो इससे बिगड़ गई तो फिर केजीबी के स्पेशल एजेंट और दुकानों से शादी तो एक तरफ, उसे अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ जाएंगे। लेकिन अब वो मज़ीद ज़्यादा देर तक हाथ पर हाथ धरे बैठा ना रह सकता था। वो ख़ुद भी कुछ करना चाहता था ताकि कम अज़ कम उस पिकासो को बता सके कि वो केजीबी का स्पेशल एजेंट बनने का हकदार था। लेकिन यही बात उसकी समझ में ना आ रही थी कि वो क्या करे, और फिर इस बात को सोचने के लिए उसने आंखें बंद कर रखी थीं। अचानक उसके ज़हन में एक ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। ओह, वाकया मैं अहमक होता जा रहा हूँ। चीफ ऑफ रेड आर्मी ने मुझे बाकायदा सीक्रेट सर्विस के बारे में फ़ाइल दी थी और मैंने उसे देखा तक नहीं। यकीनन इसमें ऐसी मालूमात होंगी जिनसे सीक्रेट सर्विस के ख़िलाफ़ बहरहाल कुछ ना कुछ किया जा सकता है। ये ख्याल आते ही वो तेज़ी से उठा और एक तरफ दीवार में नसफ अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें मौजूद अपने मखसूस ब्रीफ केस को उठाया और उसे वापस लाकर मेज़ पर रखा और ख़ुद वो कुर्सी पर बैठकर उसे खोलने लगा। उसकी खुफिया तह में एक फ़ाइल मौजूद थी। उसने वो फ़ाइल उठाई और उसे खोलकर देखने लगा। फ़ाइल के अंदर सिर्फ 4 सफ़ात थे और साथ ही 2 फ़ोटो भी थे, एक मर्द का और दूसरा किसी औरत का। लेकिन यह औरत स्विस नसात लगती थी। नाकोफ ने फ़ाइल पढ़ना शुरू कर दी। जब उसने वो 4 सफ़ात पढ़ लिए तो उसने एक बार फिर दोनों फ़ोटो को गौर से देखना शुरू कर दिया। फ़ाइल के मुताबिक एक फ़ोटो अली इमरान का था जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता था
और फाइल के मुताबिक तो ये अली इमरान इंसान के बजाय शैतानी रूह या कोई माफूकल फितरत आदमी लगता था। हालांकि फ़ोटो में वो एक आम सा मस्खरा सा नौजवान नज़र आता था, लेकिन दूसरे फ़ोटो में नज़र आने वाली लड़की का नाम जूलियाना लिखा गया था और ये बताया गया था कि ये स्विस नज़ात लड़की है और इसके मतलब मशहूर है कि ये पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की ख़ास रुकन है और इसकी रहायशी फ़्लैट का नंबर भी फ़ाइल में दर्ज था। ठीक है, मुझे इस लड़की पर काम करना चाहिए। अगर ये वाकई पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की रुकन है तो फिर मैं आसानी से पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को ट्रैप कर लूँगा, नाकोफ ने कहा और उसने फ़ाइल वापस ब्रीफ केस की खुफिया तह में रखी और ब्रीफ केस बंद करके उसने उसे वापस अलमारी में रख दिया। उसके बाद वो उस कमरे से निकल कर एक और छोटे कमरे में आया। यहाँ दीवार के साथ लगे हुए एक स्टैंड पर फ़ोन भी मौजूद था और साथ ही एक डायरेक्टरी भी। उसने डायरेक्टरी उठाई और उसे खोलकर देखने लगा और चंद लम्हों बाद वो डायरेक्टरी में दर्ज जूलिया का नाम और पता के साथ साथ उसका फ़ोन नंबर तलाश कर लेने में कामयाब हो गया था। पता अब वही दर्ज था जो फाइल में लिखा गया था। नाकोफ ने डायरेक्टरी बंद करके एक तरफ रखी और रिसीवर उठाकर जूलियाना के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस जूलियाना स्पीकिंग। राब्ता कैम होती एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी मगर लहजा स्पाट था। सॉरी रॉन्ग नंबर। नकोफ ने लहजा बदलते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। उसका फ़ोन करने से मकसद सिर्फ इस पते को कन्फर्म करना था और पता कन्फर्म हो गया था। वो ड्रेसिंग रूम में गया और फिर जब तकरीबन आधे घंटे बाद वो वापस निकला तो उसके जिस्म पर एक कीमती सूट था। चेहरे पर उसने स्पेशल मेकअप पूरी महारत से किया था ताकि जूलियाना मेकअप की मौजूदगी को पहचान ना सके। बहरहाल वो सीक्रेट सर्विस की रुकन थी, कोई आम लड़की ना थी। फिर अलमारी से उसने अपना मखसूस रिवाल्वर, करेंसी और इस तरह का दूसरा सामान निकाल कर एक हैंड बैग में डाला और हैंड बैग एक कार के डैशबोर्ड में रखकर उसने कार स्टार्ट की और चंद लम्हों बाद उसकी कार तेज़ी से दारुल हुकूमत की तरफ उड़ी जा रही थी। तकरीबन 2 घंटों की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो उस सड़क पर पहुंच गया जहां जूलियाना का फ्लैट था। सड़क का एक चक्कर लगाने के बाद वो उसका फ्लैट देख चुका था। उसने कार वापस मोड़ी और फ्लैट से ज़रा हटकर एक रेस्तरां के सामने रोक दी। वो अब इस रेस्तरां में बैठकर फ्लैट की निगरानी करना चाहता था। उसका प्लान था कि ये जूलिया अपने फ्लैट से निकलकर किसी क्लब या होटल में गई तो वहाँ इससे बात करेगा जैसे उसकी मुलाकात अचानक हो और उसके बाद जैसे भी हालात हुए वैसे ही आगे काम करेगा। रेस्तरां का फ्रंट चूँकि शफाफ शीशों का बना हुआ था इसलिए अंदर बैठकर वो आसानी से फ्लैट की निगरानी कर सकता था। उसने काफ़ी मंगवाई और उसे पीने में मसरूफ़ हो गया। तकरीबन 1 घंटे तक उसे वहाँ बैठना पड़ा। इस दौरान वो अखबार भी पढ़ चुका था और 2 बार मज़ीद काफ़ी भी पी चुका था, लेकिन जूलियाना उसे फ्लैट से बाहर आती ना दिखाई दी तो वह उकताक सा गया। दूसरे लम्हे वो उठा, उसने बिल अदा किया और रेस्तरां से बाहर आ गया, लेकिन बाहर आकर वो अपनी कार के करीब पहुंचा ही था कि उसने एक कार को उसी फ्लैट के नीचे रुकते हुए देखा और वो चौंक पड़ा। कार में से एक लंबा तिरंगा मुकामी आदमी बाहर निकला और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता गया। नकोफ कार के अंदर सीट पर बैठ गया। अभी उसे वहाँ बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि उसने उस लंबे तिरंगे आदमी को वापस आते देखा। उसके साथ जूलियाना भी थी। चूँकि वो उसका फ़ोटो देख चुका था इसलिए वो उसे देखते ही पहचान गया। वो दोनों कार में बैठकर जब आगे बढ़ गए तो नकोफ ने उनका ताक़ब शुरू कर दिया। वो बड़ी एहतियात और महारत से ताक़ब कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि जूलियाना का साथी भी हो सकता है और मकामी सीक्रेट सर्विस का ही मेंबर हो। थोड़ी देर बाद उसने उनकी कार को होटल ग्रीन वुड के कंपाउंड में दाखिल होते देखा। उसने कार एक साइड पर रोक दी। जब उसके ख्याल के मुताबिक वो दोनों कार पार्किंग में रोक कर होटल के हॉल में पहुंच चुके होंगे तो उसने कार होटल के कंपाउंड में मोड़ी और उसे पार्किंग की तरफ ले गया। पार्किंग में खासा रश था, लेकिन उसे उन दोनों की कार के उकब में कार खड़ी करने की जगह मिल गई। उसके जहन में एक नया ख्याल आया। उसने डैशबोर्ड खोला और उसके अंदर रखे हुए हैंड बैग को बाहर निकाल लिया। चंद लम्हों बाद वो बैग में से एक जदीद साख्त का डक्टा फ़ोन निकाल चुका था। उसे हाथ में पकड़े वो कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और एक बार उधर उधर देखकर उसने जेब से मास्टर की निकाली और इत्मीनान से कार की डिग्गी खोल ली। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो अपनी ही कार की डिग्गी खोल रहा हो। फिर उसने डक्टा फ़ोन को डिग्गी के अंदर एक ऐसी जगह मैग्नेट पट्टी के ज़रिए लगा दिया कि कार के अंदर होने वाली गुफ्तगू भी डिक्टाफोन आसानी से कैच कर सके। और ये जगह ऐसी थी कि उसे आसानी से टेस्ट भी ना किया जा सकता था। उसने डिग्गी बंद की और फिर मास्टर की मदद से उसे दोबारा लॉक करके वो इत्मीनान से वापस पलटा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता होटल के हॉल की तरफ बढ़ता गया। अभी वो हॉल तक पहुंचा ही था कि अचानक उसके ज़हन में एक ख्याल आया तो वो तेज़ी से वापस पार्किंग तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर बाद उसकी कार दोबारा जूलियाना के फ्लैट की तरफ उड़ी जा रही थी। फ्लैट को जाने वाली सड़क के पहले चौक पर ही उसने कार रोकी और एक बार फिर उसने डैशबोर्ड में मौजूद हैंडबैग से दूसरा डक्टा फ़ोन निकाला और उसे जेब में डालकर वो कार से उतरा।
और फुटपाथ पर चलते हुए लोगों के दरमियान इत्मीनान से चलता हुआ फ्लैट की तरफ बढ़ता गया। फ्लैट के करीब पहुंचकर वो इस तरह इत्मीनान से फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगा जैसे वो मुद्दतों से इस फ्लैट में रहता हो। फ्लैट का दरवाज़ा लॉक था। उसने एक बार फिर जेब से मास्टर की निकाल ली और लॉक खोलकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लॉक देखकर वो समझ गया था कि ये जूलियना यहाँ अकेली रहती है। एक नज़र उसने पूरे फ्लैट पर डाली और फिर वो एक साइड टेबल पर रखे हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। उसने फ़ोन उठाकर उल्टा किया और जेब से एक छोटा सा स्क्रू ड्राइव निकाल कर उसने तेज़ी से उसके निचले हिस्से के पेच खोलने शुरू कर दिए। फिर फ़ोन की निचली प्लेट खोलकर उसने एक तरफ रखी और जेब से वही डक्टा फ़ोन निकाल कर उसने अंदर एक कोने में उसे मैग्नेट पट्टी की मदद से चिपका दिया। और फिर निचली प्लेट को दोबारा पीछे से कस कर उसने फ़ोन को बिल्कुल उसी तरह वापस रख दिया जिस अंदाज में वो पहले पड़ा हुआ था। उसके बाद वो किसी चीज़ को भी छेड़े बगैर दरवाजे से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके उसने मास्टर की मदद से दोबारा उसे लॉक किया और मास्टर की जेब में डालकर वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे फुटपाथ पर पहुंचा और एक बार फिर लोगों के हजूम में चलता हुआ वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासरात मौजूद थे। चंद लम्हों बाद उसकी कार दोबारा अपनी रहायशगाह की तरफ उड़ी जा रही थी। जो डिक्टाफोन उसने कार और जूलियना के फ्लैट में लगाए थे वो दोनों इंतहाई ताकतवर वायरलेस डिक्टाफोन थे, इसलिए उसे मालूम था कि वो इनके रिसीवर की मदद से शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद अपनी रहायशगाह में बैठकर इत्मीनान से कार और फ्लैट में मौजूद पैदा होने वाले